गुड मॉर्निंग सबको। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था या तो लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर से लेकर के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़े थे। तो बेसिक ऑफ ग्रामर में हम लोगों ने देखा था लेटर, देखा था वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसको एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करेंगे। चलिए, लेटर क्या होते हैं? इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, और जब उस चीज़ को सीक्वेंस में रखा जा रहा होता है उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कह रहे होते हैं। लेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वॉवेल, दूसरा होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट। वॉवेल की जो काउंटिंग होती है हमारे पास 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं। पर ये चीज़ को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज कर रहे थे सर कि वॉवेल जब होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट जब होते हैं उसके पहले आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं। पर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग कई बार जाकर के अपने सेंटेंसेस में देखते थे, अपने वर्ड्स में देखते थे कि हमसे वो मिस्टेक्स हो जा रही थी। जैसे कि मैंने MIT के पहले आपको यूज़ करने बोला था, NIT के पहले यूज़ करने बोला था, यूनिवर्सिटी के पहले। तो आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन सारे को गलत कर दिया था, जिस कारण से मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ था कि हमें हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को इंग्लिश के साथ में मर्ज करता हूँ मैं। जैसे कि स्वर व्यंजन होते हैं और दो टाइप्स के होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर को हम लोग वॉवेल के अंतर्गत में रख लेते हैं और व्यंजन को हम लोग कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रख लेते हैं। यानी कि जब भी हम लोग किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे, किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड होंगे वो अगर स्वर आएंगे तो उस चीज़ को हम लोग वॉवेल कंसीडर करेंगे और उसके पहले एन का यूज़ कर रहे होंगे। जबकि सेम उसी चीज़ की जब कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन हो, फर्स्ट अक्षर जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन आती हो तो उस चीज़ को हम लोग कॉन्सोनेंट कंसीडर करेंगे, और कॉन्सोनेंट कंसीडर करने के बाद जो आर्टिकल आएंगे वो आ लगेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब वर्ड होते हैं क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर होते हैं। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर को आपस में जोड़ा जाता है और इस पैटर्न में जोड़ा जा रहा होता है कि उससे कोई अर्थ निकले। अगर उससे कोई अर्थ निकल रहा हो तो उसे हम लोग वर्ड कह रहे होते हैं। यानी कि ये हुआ क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर बट इन अ करेक्ट फॉर्म दैट गिव्स एनी सेंस और ए मीनिंग। ओके, नेक्स्ट उससे आगे मूव ऑन करते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं? जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि लेटर और लेटर को कंपाइल करके या तो जोड़ करके एक सही पैटर्न दे करके, एक सही दिशा दे करके उससे कोई अर्थ निकाल करके उसे हम लोग वर्ड फॉर्म कर रहे थे। सेम उसी प्रकार से जब उससे आगे हम लोग को बढ़ना होता है तो वर्ड और वर्ड को कंटिन्यू करते हैं एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वर्ड और वर्ड को अगर सिंपली जोड़ते चले जाए तो उसका कोई अगर मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं होने वाला कभी। उसकी एक पैटर्न होती है, उस पैटर्न के माध्यम से अगर हम लोग उसे रखते हैं तो वो हमारी सेंटेंस कहलाती है। और वो पैटर्न क्या होती है? सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। पर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते क्या बेसिकली? मैंने एक पैटर्न आपको बताया था इस चीज़ के लिए कि जो शख्स काम करे, एक नॉर्मल सेंटेंसेस में से कि जो शख्स काम कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा हो या होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है या कब काम हो रहा है वो सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। ओके, एक एक करके सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जितने भी हम लोग जनरल सेंटेंस को यूज़ करते हैं, जो भी जनरल सेंटेंस है सारे के सारे जनरल सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब जनरल सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि कई बार पॉजिटिव हो, कई बार नेगेटिव हो। नेगेटिव अगर होंगे तो वो भी असर्टिव सेंटेंस है, और अगर पॉजिटिव होंगे तो वो भी असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में बांटा गया है। अगर किसी सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ सेंस हमारी पॉजिटिव आ रही है तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी शिवम से बात कर लीजिएगा, फोन है ना आपके पास? ठीक। जब सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव आती है तो वो चीज़ें हमारी क्या हो जाती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब उसी सेंटेंस की मीनिंग अगर हमारी नेगेटिव आ जाती थी तो वो चीज़ें क्या हो जाती थी? हमारी नेगेटिव सेंटेंस हो जाती थी। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि सब्जेक्ट रहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक नोट का यूज किया जा रहा था जिससे कि उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव हमारा आसानी से हो सके। जैसे कि इस जगह पे देखिए एक ऐसा सेंटेंस जिसकी सेंस क्या है? पूरी तरीके से नेगेटिव हो, जिसमें से नोट लगा हो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कह रहे होते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास थी कि सिद्धांत स्कूल जा रहा है, यानी कि वो काम कर रहे हैं।
दूसरे सेंटेंस में क्या आ जाता है कि सिद्धांत स्कूल नहीं जा रहा है, यानी कि वो काम को नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में उनकी नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, बस ये नॉट लगने के कारण। पहले सेंटेंस में अगर हम लोग नॉट को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, सिद्धांत इज अ बॉय, सिद्धांत एक लड़का है। दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि सिद्धांत इज नॉट अ बॉय, सिद्धांत एक लड़का नहीं है। इस जगह पे जो नोट लगने के कारण इसकी मीनिंग फिर से नेगेटिव हो जाती है, जिससे ये प्रूव किया जा रहा है कि सिद्धांत एक लड़का नहीं है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर ना का बोध होकर के कोई सेंटेंस चल रहा हो तो वो चीज़ें हमारी नेगेटिव होती है, और एक जनरल सेंटेंस जिसमें से सहमति दी जा रही है वो हमारी पॉजिटिव सेंटेंस कहलाती है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेट का साफ सुथरा सा मतलब होता है कि सर पूछताछ करना। जब आपसे पूछताछ किए जा रहे होंगे तो उसकी आम सी बात है कि मीनिंग तो होंगी। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे तो कई बार आप जवाब सिर्फ हाँ या ना में से दे करके निकल जा रहे होंगे। कई बार ऐसे होते होंगे कि आप जवाब सिर्फ हाँ या ना में से दे करके नहीं निकल सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देने पड़ेंगे। कई बार टाइमिंग आपको क्लियर करनी पड़ती है कि ये काम कब हुआ था, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे और कब जाने वाले थे, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। तो जब एक्सप्लेनेशन के साथ में जवाब देना होता है उसके अलग स्ट्रक्चर होते हैं क्वेश्चन के, और जब हमें सिर्फ नॉर्मली येस या नो में से जवाब देने होते हैं तो उसके एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्ट्रक्चर होते कैसे, जब येस या नो में से जवाब देने होते हैं तो वो जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो होंगे हमारे ये ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल या शुड, विल, वुड, जो भी है हमारे मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब के कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब सर यस या नो में से हमें जवाब ना मिले, यानी कि ये तो ऐसे थे कि जिनके जवाब हम यस या नो में से दे सकते हैं, लेकिन जब जवाब हम यस या नो में से ना देने में काबिल हो तो वो क्वेश्चन हमारे कैसे स्टार्ट होते हैं। उन क्वेश्चन के ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हमारे पास जो वर्ड लगते हैं वो क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड यानी कि जिसकी जवाब हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में देनी पड़ी, जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, हु, वाट, विथ होम, व्हेन, सिंस, व्हेन, ये सारी वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ रहे होते हैं जिससे हमें जवाब जो मिले वो एक्सप्लेनेशन के साथ में मिले, एक्सटेंड करके मिले, पूरी तरीके से हमें सहमति हो वैसा जवाब मिले। ओके, देखते हैं जो यस या नो वाले जवाब हमें मिल रहे होते हैं सेंटेंस में, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जरूरत पड़े तो मेन वर्ब और फिर से ऑब्जेक्ट। तो उसी चीज़ को जब इंटेरोगेटिव करना होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट आपस में जगह बदल ले रहे होते हैं, जिस कारण से ये इंटेरोगेटिव बन जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर से वर्ब आया, फिर से ऑब्जेक्ट आया, यानी कि ये ऐसे चीज़ होंगे जिनके जवाब हम यस या नो में से दे सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने देखा था कि सर सिद्धांत स्कूल जा रहा है, दूसरा सेंटेंस हमने देखा कि सिद्धांत स्कूल नहीं जा रहा है, पर उससे आगे वाले सेंटेंस की सर उसे क्वेश्चन अगर पूछना है कि क्या सिद्धांत स्कूल जा रहे हैं, तो उस सेंटेंस में लोग कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह को चेंज करते हैं, उनकी पोजीशन को बदलते हैं और ये क्लियर करते हैं कि उनसे पूछा जा रहा है सवाल क्या वो स्कूल जा रहे हैं। अब इसके जवाब कैसे होंगे, या तो हाँ में होंगे या तो नहीं में होंगे। अगर हाँ या ना में से जवाब दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ बाहर आएगा, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में जवाब चाहिए कि सिद्धांत स्कूल गए कब, सिद्धांत स्कूल जा कब रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब हमें चाहिए, तो सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें WH वर्ड का यूज़ करना होता है, जैसे कि बस दोनों स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस हमारे पास देखने को नहीं मिलेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस। बट अगर हमें एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो उसके पहले WH अपने सवाल के अनुसार जिस चीज़ की जवाब की उम्मीद कर रहे हैं उसके अनुसार से एक WH वर्ड हमें रखना पड़ता है। ओके, अब इस जगह पे मैंने पूछा कि सिद्धांत स्कूल जा क्यों रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं क्या वाई होता है, और इज सिद्धांत गोइंग टू स्कूल, ये सेंस हमें ऐसा सेंटेंस क्या दे रहा है जिस जगह पे उन्हें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे कि सिद्धांत स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शायद सिद्धांत स्कूल कोई नया चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है सिद्धांत बड़े हो गए तो स्कूल टीचर से मिलने के लिए जा रहे हों, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस विच इज यूज्ड टू गिव कमांड, सजेशन, ऑर्डर और टू रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट इज नॉन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि सर वैसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी से कोई चीज़ करने के लिए मना कर सकते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें से सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जब कंसीडर कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं, कम हियर, इस जगह पे देखिए किसी को बुलाया जा रहा है कम हियर करके। ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए बोला जा रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है। स्टैंड अप, खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। सट डाउन या तो सीट डाउन, बैठने के लिए, बंद करने के लिए बोला जा रहा है। इन चीज़ों को जब ऐसी चीज़ें बोली जा रही तो हमने एक चीज़ को तो देखा सर कि ये सेंटेंस में कहीं भी हमें सब्जेक्ट दिखा नहीं है, तो इनकी सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे होंगे। सब्जेक्ट को फॉर्मली कंसीडर करने के लिए हमें अपनी इंडिकेशन को कंसीडर करना होता है, जैसे कि इस जगह पे सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। कई जगह पे कैसे होते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो जाते हैं और सब्जेक्ट हमें दिखते नहीं है, ये हिडन होते हैं, लेटिन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कम हियर, तो मेरी इशारे जिसकी तरफ रहेंगे, मेरी आंखें जिसकी तरफ होंगी, मेरा हाथ जिसकी तरफ होगा, वो शख्स आएगा हमारे पास में, यानी कि उस जगह पे सब्जेक्ट वो हो गया, पर वो हिडन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या, सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, प्रे, विश इज नॉन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी के लिए इच्छा जाहिर कर सकते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस को ज़्यादातर हम लोग कभी कभी न्यू ईयर में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी के बर्थडे वाले दिनों में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कुछ करके होते हैं कि मे होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कई बार हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं ना कि नॉर्मल सेंटेंसेस को जब मे के साथ में इंडिकेट कर रहे होते हैं तो ये भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है कि सर मे आई कम इन, पर मैंने बोला था स्ट्रक्चर तो आपका मैच कर जाएगा। सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट आपका है, वर्ब के जगह पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट है और मे के जगह पे मे लगा हुआ है कि सर स्ट्रक्चर तो मिल गया, क्वेश्चन मार्क भी हमने कहीं लगा दिया, पर इस जगह पे क्वेश्चन मार्क हमें लगेंगे नहीं। इसका सेंस जो होता था सेंटेंस का और इसका जो सेंस है वो बहुत डिफरेंट है। इस सेंटेंस का जो सेंस होने वाला है वो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सर मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन इस वाले सेंटेंस का जो सेंस है क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान आपको आशीर्वाद दे, उनसे पूछा थोड़ी ना जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उनसे उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनके लिए विश की जा रही है, उनके या तो कर्ज दिया जा रहा है, कुछ भी तो किया जा रहा है, यानी कि इस जगह पे कोई काम किया जा रहा है, उनके लिए कुछ किया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। पर इस सेंटेंस का सेंस क्या है, एक क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मिलाने की गलती ना कीजिएगा। दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस का अर्थ या तो सेंस ऐसा निकले कि उस सेंटेंस के माध्यम से किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और किसी के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मे गॉड हेल्प यू, शायद भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं सर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें वो चीज़ को समझना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे लास्ट वाले पोर्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं सर? एक ऐसा वर्ड होता है ना इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग और इमोशन को हमें दिखा देता है कि सर वो चीज़ें जो सडन फीलिंग है, अचानक से हमें कोई चीज़ चोट लगे और उस वक्त जो हमारे मुंह से सबसे पहला अक्षर निकल रहा होता है, जैसे कि ओह आउच, चोट लग गई। तो ये जो ओ है, आउच है, या तो मैच जीत जाते हैं तो कहते हैं हुर्रे वी ऑन द मैच। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, हुर्रे हैं, आउच है, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। समझने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को कि सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन इज नॉन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैंने इसके पहले आपको बताया कि इंटरजेक्शन क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड होता है जिसके माध्यम से हम लोग सडन फीलिंग और इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहे होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसके माध्यम से हम उस इवेंट को दिखा रहे हैं जिस इवेंट में हमारे साथ वो चीज़ हुआ था जब हमने कोई चीज़ कोई सडन फीलिंग को फील किया था। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? तो सबसे पहले तो इंटरजेक्शन ही आएगा क्योंकि इंटरजेक्शन ही सडन फीलिंग दे रहा होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सॉरी व्हाट, सच, हाउ, ए और एन प्लस नाउन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, या तो एक्सक्लामेशन का साइन हो जाता है। अब इस जगह पे देखिए ये जो वर्ड है फाई, ये जो वर्ड है आउच, ये जो है वाट, ये हाउ, इन दोनों सेंटेंसेस में ये दो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इसके बाद में स्ट्रक्चर फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस जगह पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी कि स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है सर, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरजेक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि WH वर्ड हो जाएंगे और आ और एन, उसके बाद नाउन, उसके बाद एक्सक्लामेशन का साइन, फिर से वही WH वर्ड, आ और एन, फिर से नाउन और फिर से एक्सक्लामेशन का साइन आ जाता है। ठीक है, जब इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ तो क्लियर होता है कि सर जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का साइन आए या तो एक्सक्लामेशन इंटरजेक्शन आते हैं, जिस चीज़ से हमें सडन फीलिंग और इमोशन का बोध करके दिखा रहे हो, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिस जगह से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। तो क्लास हमारे छूटे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ करके। अब हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्यों है? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वॉवेल का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था, कॉन्सोनेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इसलिए किए गए थे ताकि हम लोग आर्टिकल को यूज कर सकें कि किस जगह पे आ लगाया जाए, किस जगह पे एन लगाया जाए। उसकी बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर यूज़ करोगे तो कई जगह पे आप जाकर के अटक जाओगे, फंस जाओगे, जिससे आपकी गलतियाँ हो सकती है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। उस चीज़ को हिंदी से कोलैबोरेट हमने किया था स्वर और व्यंजन से, उसी प्रकार से इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे। पर पहले ये तो समझते हैं ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या। अब इस जगह पे डेफिनेशन के माध्यम से अगर आप देखना चाहोगे तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड ईच ग्रुप इज नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश के तमाम वर्ड, जितने भी किताबों में वर्ड्स लिखे होते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या देखे थे कि सर इंग्लिश में होता क्या है, लेटर और लेटर को जब कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनते हैं, वर्ड को कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ को कंबाइन करते हैं तो चैप्टर बन जा रहा होता है। उसी प्रकार से जब चैप्टर और चैप्टर को कंबाइन करते हैं तो कई बार किताब बन जाते हैं, अन्यथा अगर एक ही चैप्टर बहुत बड़ा हो तो वो नॉवेल कहला रहा होता है। लेकिन हमने पूरी इंटायर सिलेबस में देखा क्या कि पूरी किताब में से बस और बस क्या लिखा होता है? वर्ड लिखे होते हैं, और वो वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वर्ड होते हैं। उसी चीज़ को इंग्लिश ने क्लियरिफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 8 अलग अलग घरों में रख दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, ताकि उन चीज़ों को हम लोग कंसीडर कर पाएँ कि ऐसे वर्ड आएंगे तो वो इसमें जाने वाले हैं, दूसरे टाइप के वर्ड आएंगे तो दूसरे में जाने वाले। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन है? पहला तो हमारे पास है नाउन, दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। शायद कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, क्योंकि अभी हम लोग 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश तो जानते होंगे, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। हाँ, भले ही रट करके आए होंगे, दैट डजंट मैटर, समझ में नहीं आते होंगे, पर जान तो रहेंगे इनके बारे में। तो नाउन होते क्या? अगर एक डेफिनेशन के माध्यम से समझना चाहोगे तो दुनिया में जितनी भी चीज़ है, या तो आपकी इंग्लिश किताब में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए, वो वर्ड में अगर कोई भी वर्ड अगर नाम होगा, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो वो सारे के सारे क्या कहला रहे होते हैं? नाउन कहला रहे होते हैं। ठीक है, पर इतनी छोटी सी डेफिनेशन से अगर आप नाउन को कंसीडर करते हो तो फिर प्रोनाउन को कैसे कंसीडर करोगे? प्रोनाउन को कंसीडर आप ऐसे करते होंगे फिर से कि अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज नॉन एज प्रोनाउन। पर बार बार एक नाउन के लिए इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन याद करना तो ठीक है, पर आ क्यों रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर बोलूं एक सेंटेंस के माध्यम से, कैसे काम कर रहे हैं? राम इज गोइंग टू स्कूल। इस जगह पे राम को तुम लोग आसानी से नाउन कंसीडर कर सकते हैं, और अगला सेंटेंस में इस जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम लोग एक नाउन को हटा करके उस जगह पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं ये जानना ज़रूरी है हमें। बेशक अगर कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ें अगर हमने रट लिया कि नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होंगे तो शायद हमें कोई फ़ायदे होने वाले नहीं है। परंतु अगर उनकी हम जड़ को पकड़ लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामेरियन जो होंगे उन्होंने इस चीज़ को यूज़ क्यों किया, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो हमारे इंग्लिश में रहा होगा। तो वो चीज़ थे क्या कि बार बार अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो वो सेंटेंस की जो क्वालिटी होती है, जो सेंटेंस एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है, जो सेंटेंस बताना चाह रहा होता है, वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, जिस कारण से लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे होते।
अगर एक नॉवेल में पूरा हर एक जगह पे एक कैरेक्टर का नाम ही लिख करके संबोधित किया जा रहा होता है तो वो नॉवेल शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, आपको ख़राब लगने लग जाएंगे। इस कारण से उस चीज़ को हम लोग कैसे रिपीट कर रहे होते हैं, या तो नाउन को प्रोनाउन के साथ में रिपीट कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा और तरीके से अच्छा दिखे, थोड़ा सा और खूबसूरत दिखे, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि कौन से कैरेक्टर से कहाँ रिलेट किया जा रहा है। तो सीधी डेफिनेशन हम लोग क्या लेंगे इस जगह पे प्रोनाउन का, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आता है लेकिन इसलिए आता है ताकि उसकी रेपिटेशन को हटा सके, उसकी रेपिटेशन को अवॉइड कर सके, बार बार जो आ रहे हैं वो क्रम को हटा सके। अब प्रोनाउन होते क्या है, आम सी बात है कि प्रो का मतलब तो हम लोग जानते हैं, फ़ोन के क्वालिटी से देखते होंगे कि हम लोग पहला जो फ़ोन खरीदते हैं, कोई भी फ़ोन हो, वो फ़ोन लेते हैं, उसके बाद उसका प्रो वर्जन आता है, उसके बाद उसका प्रो मैक्स वर्जन आता है। अब होते क्या है, बेसिकली देखते होंगे कि जब नया फ़ोन लॉन्च होता है तो इसकी थोड़ी सी कीमत कम होती है, लेकिन जब उसका प्रो वर्जन आता है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, और उससे जब प्रो मैक्स आता है यानी कि उससे भी वो ज़्यादा महंगी होती है। अब उससे महंगी हो क्यों रही है, क्योंकि ये जो प्रो है ना वो उसके अपडेटेड वर्जन है, इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से ला करके ये प्रो में दे रहा होता है। सेम उसी प्रकार से नाउन है, और अगर नाउन के पहले प्रो आ गया यानी कि नाउन का थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म इसे कंसीडर कीजिए, ठीक है। जिस जगह पे वो नाउन से ये थोड़ा सा अच्छा मीनिंग आपको दे रहा होगा, थोड़ा सा खूबसूरत सेंटेंस को बना रहा होगा, थोड़ा सा अपडेट करके आपके सामने आ रहा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन या तो एक नाउन का या तो एक प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा होगा, उनके गुण बता रहा होगा, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में शायद क्रिया विशेषण कहते हैं, नो सॉरी विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का मतलब होता क्या है, विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताना। अब वो या तो किसी पर्सन की विशेषता बताएगा या तो किसी ऑब्जेक्ट की बताएगा, यानी कि जिस चीज़ का कोई ना कोई नाम हो, जो चीज़ एग्जिस्ट करता हो, विशेषता उसी की बताई जा रही है। इस जगह पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कह रहे होंगे। पर वर्ब क्या होता है, शायद हम लोगों ने जब उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा था, सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को, जिस जगह पे मैंने सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई किया था, उसे अलग अलग पार्टों में तोड़ा था, उस समय मैंने बताया था कि जो वर्ब होते हैं वो सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होते हैं। कई बार वर्ब हमें स्टेटस शो कर रहे होते हैं, कई बार हमें एक्शन दिखा रहे होते हैं, कई बार हमें पोजीशन दिखा रहे होते हैं। अब स्टेटस दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादातर बी फॉर्म का यूज़ करते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब है। पोजीशन दिखाने के लिए हैव फॉर्म का यूज़ करते हैं, और सॉरी एक्शन दिखाने के लिए हम लोग मेन वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हमारा बी फॉर्म आता है, उसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो वो सेंटेंस हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटस दिखा रहा होगा। और कोई भी सेंटेंस में अगर सिर्फ हैव फॉर्म आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आने वाले, तो वो सेंटेंस हमें पोजीशन दिखा रहा होता है, किसी के अधिकार के बारे में बात कर रहा होता है। पर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके साथ बी फॉर्म हो, हैव फॉर्म हो, और उसके बाद कोई ना कोई वर्ब तो हो, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B3 हो, B4 हो, B5 हो, कुछ ना कुछ हो, तो वो सेंटेंस हमें एक्शन दिखा रहा होता है। अगर उसके पहले V1 हो यानी कि उसके बाद में V1 हो तो शायद वो इंडेफिनिट होगा, किसी का भी इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अगर उसके पास बाद में V2 हो तो वो आम सी बात है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट दिखा रहा होगा, लेकिन V2 के पहले हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर वो हेल्पिंग वर्ब लेगा तो फिर से अपने आप में V1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर V3 हो तो वो परफेक्ट दिखा रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। B4 लग जाए तो वो कॉन्टिन्यूटी शो करता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिवनेस शो कर रहा होता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से जो B5 होते हैं, वो B5 ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। आगे जब मूव ऑन कर रहे हो तो थोड़ी सी एडवर्ब को इमिट करते हैं। एडवर्ब को बहुत बड़ा सिलेबस है। प्रीपोजिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रीपोजिशन को समझते हैं सबसे पहले अच्छे से।
प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है शायद बिहार बोर्ड में, और चाहे वो 10th क्लास की हो 12th क्लास की हो, इससे आपके लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स में आते हैं, जिसमें से आपको फेलर दिए जा रहे होते हैं और आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम जो होते हैं सटीक प्रीपोजिशन को चूज करना होता है। अगर आपने गलत थोड़ी सी भी चूज की, आपके 1 नंबर कट जा रहे होंगे और वो 4 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अब प्रीपोजिशन यूज़ कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन होता क्या है, यूज़ करना तो ठीक है सर, एग्जाम में आएंगे कुछ ना कुछ तो भर करके ये आ जाएंगे, पर उस चीज़ को समझना होगा ना हमें कि किस जगह पे कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, और वो चीज़ से भी पहले हमें ये समझना होगा कि सर प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या है। तो साफ सी वर्ड में अगर समझना चाहो अपने लैंग्वेज में, प्रीपोजिशन और कंजक्शन एक फेविकॉल की तरह काम कर रहे होते हैं। फेविकॉल यानी कि जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हो। अब दो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा तो सिर्फ कौन कौन सी चीज़ों का प्रीपोजिशन जोड़ रहा होगा, कौन कौन सी चीज़ों को कंजक्शन जोड़ रहा होगा, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क है। तो प्रीपोजिशन कई बार क्या करते हैं, दो फ्रेज को आपस में जोड़ रहे होते हैं, या तो एक फ्रेज और एक वर्ड को जोड़ रहे होते हैं, कई बार एक वर्ड और एक फ्रेज को जोड़ रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि ये किसी नाउन के पहले आकर के, ठीक है, नाउन के पहले आकर के उस नाउन की लोकेशन, डायरेक्शन, सारी चीज़ें क्लियर करके जा रहा होता है। जब किसी नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाए, यानी कि वो चीज़ क्या कर रहा होगा, या तो उसकी लोकेशन क्लियर कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्लियर कर रहा होगा, उसकी पोजीशन क्लियर कर रहा होगा। तो प्रीपोजिशन क्या हो गया, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो फ्रेज को आपस में जोड़े, एक फ्रेज एक वर्ड को आपस में जोड़े, या तो एक वर्ड एक फ्रेज को आपस में जोड़े, या तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन क्लियर करके चला जाए। एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं, जैसे कि I placed my phone dash the table। इस सेंटेंस में आप सारी एग्जांपल को एक साथ में कंसीडर कर सकते हो। I place the phone एक हमारा फ्रेज हो जाएगा, द टेबल हमारा दूसरा फ्रेज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि I place the phone, मैंने फ़ोन को रखा, द टेबल, यहाँ तक तो मैं डाटा क्लियर ही नहीं हो रहा था सर मैंने फ़ोन को रखा कहाँ, टेबल क्या है, पर जैसे मैंने एक सिंगल वर्ड का यूज़ किया ऑन का, ये पूरी की पूरी डाटा को क्लियर करता है, पूरी की पूरी सेंटेंस को मीनिंग को क्लियर कर रहा और बता रहा है कि हमने फ़ोन को टेबल के जस्ट ऊपर में रखा या तो बस ऊपर में रखा। यानी कि ये जो ऊपर है ये क्या बता रहे हैं, फ़ोन और टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे हैं, या तो पूरा का पूरा ये फ्रेज और ये फ्रेज को जोड़ने में काम में आ रहे हैं, या तो इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मली कि सर ये द टेबल जो है वो एक नाउन है, और नाउन के ऊपर में ये जो फ़ोन है ये हमारा एक नाउन है, इसके बाद में आता है ये, या तो इसके पहले आता है ये, और ये चीज़ क्लियर करता है कि कौन से नाउन किस चीज़ के ऊपर में रखी हुई। द फोन ऑन द टेबल, इसका सेंस क्या होता है कि जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि फ़ोन की लोकेशन बता रहा है हमें। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता है, साफ सी बात अब तो समझ में आएंगे कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो फ्रेज को आपस में जोड़ रहा हो, एक वर्ड एक फ्रेज को आपस में जोड़ता हो, या तो एक फ्रेज और एक वर्ड को आपस में जोड़ रहा हो, या तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में आकर के उसकी लोकेशन, डायरेक्शन, पोजीशन क्लियर कर रहा हो। इज इट ओके? चलिए अब देखते हैं कंजक्शन। जैसे कि प्रीपोजिशन को हम लोगों ने देखा, पी फॉर प्रीपोजिशन, पी फॉर फ्रेज कंसीडर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझने में भी आसानी होंगे समझने में, ताकि पी फॉर प्रीपोजिशन होता है, पी फॉर फ्रेज, यानी कि जो प्रीपोजिशन होगा वो हमेशा फ्रेज को जोड़ रहा होगा, बाकी उसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी। उसी प्रकार से कंजक्शन को याद करने के लिए आपको क्लाउज याद करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रीपोजिशन फ्रेज को जोड़ रहा होता है उसी प्रकार से कंजक्शन क्या कर रहे होते हैं, दो क्लाउज को आपस में जोड़ रहे होते हैं, या तो दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे होते हैं, दो नाउन को आपस में जोड़ सकते हैं, ओके। अब क्लाउज क्या होते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा फ्रेज क्या हो रहे थे,
एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मीनिंग कुछ निकल नहीं रही थी, बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर नहीं कर रहा था, वैग्यूनेस वाली मीनिंग दे रही थी, यानी कि थोड़ा सा जो उसका अर्थ निकल रहा था ना वो धुंधला धुंधला सा आ रहा था, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। उस चीज़ को हम लोग क्या माना, फ्रेज माना हम लोगों ने। उसी प्रकार से जब क्लाउज में आएंगे तो क्लाउज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ही होते हैं, और इस जगह पे जो आपको मीनिंग मिल रही होती है वो क्लियर होते हैं। एक क्लाउज को आप एक सेंटेंस कंसीडर कर सकते हो इस जगह पे, लेकिन अगर आप चाहोगे कि सर पूरी की पूरी सेंटेंस को हम क्लाउज कंसीडर करें तो ये गलत हो जाएगा। वही चीज़ है कि एक क्लाउज जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है, पर हर सेंटेंस एक क्लाउज नहीं हो सकता। अब आपके सवाल आ रहे होंगे कि सर जब क्लाउज बराबर सेंटेंस है तो फिर सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्लाउज क्यों नहीं होते? क्योंकि सेंटेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही क्लाउज का होता है, कई बार एक ही क्लाउज से एक सेंटेंस बन जा रहे होते हैं, कई बार 2 से 3 क्लाउज मिल करके सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यूज़ करेंगे कंजक्शन के साथ में। अब कंजक्शन के साथ में यूज़ करेंगे तो आम सी बात है, एक क्लाउज दूसरे क्लाउज को जोड़ रहा होगा, यानी कि एक से ज़्यादा क्लाउज हमारे पास सेंटेंस में होंगे। अब दोनों क्लाउज मिल करके एक क्लाउज तो होने वाले हैं नहीं, अब दोनों क्लाउज है तो अलग अलग क्लाउज है, यानी कि 2 क्लाउज हो जाएंगे सेंटेंस में, और पूरे सेंटेंस को हम लोग एक क्लाउज नहीं कंसीडर कर सकते। लेकिन अगर एक क्लाउज लिखा हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग सेंटेंस भी बोल सकते हैं और क्लाउज भी बोल सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ देखने के लिए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें से हम लोग 2 क्लाउज को कंसीडर करेंगे और दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ देंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास में यू क्लाउज ही कंसिडर कर लीजिए। यू गॉट इंजर्ड, आपको चोट आती है। यू वर ड्राइविंग फास्ट, आप तेज़ चला रहे थे, यानी कि आपको चोट आने के पीछे की कारण हो सकती है आपका तेज़ चलाना गाड़ी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को या तो इन दोनों क्लाउजेस को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो किस क्लाउज से किस कंजक्शन के साथ में जोड़ेंगे वो देखते हैं। यू गॉट इंजर्ड बिकॉज you were ड्राइविंग फास्ट। आपको चोट आती है क्योंकि आप गाड़ी को रफ्तार में चला रहे थे, आप रफ्तार में कोई चीज़ को चला रहे थे, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो, जिस कारण से आपको चोट आती है। इस जगह पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक क्लाउज है। इस जगह पे भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे एक क्लाउज है, और इन दोनों क्लाउजेस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंजक्शन कह रहे होते हैं। अब ये जो कंजक्शन है, अब मैं जो बताना चाह रहा था ये डेफिनेशन, उस चीज़ को समझिएगा। जब तक ये एक क्लाउज था, इस चीज़ को हम लोग एक सेंटेंस भी बोल रहे थे, ये जो क्लाउज था इस चीज़ को भी एक सेंटेंस हम लोग बहुत आसानी से बोल रहे थे। पर इस जगह पे ये जब दोनों वर्ड, ये दोनों कंजक्शन आपस में एक कंजक्शन के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारा हो जाता है। पर पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग एक क्लाउज कभी नहीं कह सकते हैं। क्लाउज हमारा ये है, क्लाउज हमारा ये है, यानी कि क्लाउज नंबर 1 ये हो जाएंगे हमारे और क्लाउज नंबर 2 हमारे ये हो जाएंगे, पर पूरे के पूरे मिलाकर के एक क्लाउज कभी नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं वो पॉइंट्स जो हमसे छूट गए थे, या तो इंटरजेक्शन अगर बाकी है तो सबसे पहले उसे कवर कर लेते हैं। कहाँ चले गए सारे डाटे? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? शायद इंटरजेक्शन को समझने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि सर एक ऐसा वर्ड जो हमें सडन फीलिंग और इमोशन का एहसास दिलवाता हो, वो चीज़ हमारे क्या कहला रहे होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इस जगह पे, हाँ इंटरजेक्शन क्या थे हमारे पास, 5 इट्स टू डर्टी, यानी कि ये चीज़ को मैंने गंदी चीज़ों को देखा जिससे हमारी शक्ल पे कोई वर्ड्स आते हैं, हमारी जुबान पे कोई वर्ड्स आते हैं, उस चीज़ को देख करके, और वो जो सडन वाले वर्ड आते हैं वो क्या कहलाता है, हमारे इंटरजेक्शन कहला रहे होते हैं। चोट आने के बाद हमारे मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकल रहे होते हैं वो भी हमारे क्या कहला रहे होते हैं, इंटरजेक्शन कहला रहे होते हैं। और भी कोई सडन फीलिंग अचानक से अगर हमारी आती है, मैच जीत जाने के बाद हो रहे वाओ, वो सारी चीज़ें जो क्या होती है, कंजक्शन कहला रही, इंटरजेक्शन कहला रही होती है। यानी कि इंटरजेक्शन का साफ साफ सा डेफिनेशन वो चीज़ होगा कि सर जब भी हमें कोई सडन फीलिंग मिले, या तो शौक हो या तो खुशी वाली फीलिंग हो,
लेकिन वो चीज़ जब हमें फील हो रही है और अचानक से हम जो एक्साइटमेंट में जो वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, और जो फर्स्ट वर्ड निकल रहा होता है एक्साइटमेंट में, वो वर्ड हमारा क्या कहला जाएगा? इंटरजेक्शन कहला जाएगा। पर नेवर कॉन्ट्राडिक्ट विथ इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि एक्सक्लामेटरी एक सेंटेंस है और इंटरजेक्शन एक वर्ड है। जब सडन फीलिंग के लिए एक सिंगल वर्ड दर्शाया जा रहा होगा तो वो इंटरजेक्शन होगा, लेकिन सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन को दर्शाने के लिए एक पूरा सेंटेंस होगा तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहला रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में जो बच जाते हैं वो है एक छोटी सी वर्ड है एडवर्ब। और शायद आप लोगों के मुताबिक एडवर्ब यानी कि AD + VERB, यानी कि सर जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे उसको एडवर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं, बेशक आपने पढ़ा होगा सर क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, सही है, पर वो चीज़ वो होती है ना कि पूरी रूम की एक कोने को आप पकड़ करके बैठे हो, पूरा का पूरा रूम अभी बचा हुआ है, इस दुनिया के किसी एक कोने को जा करके घूम करके आप ये बता रहे हो कि सर मैंने पूरी दुनिया घूम ली है। ऐसी नहीं, एडवर्ब एक बहुत बड़ा सा पार्ट है जिसे समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, थोड़ी सी सब्र करके उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब के मीनिंग में ऐड नहीं कर रहे होते हैं, ऐड तो करते हैं पर सिर्फ वर्ब में नहीं करते, सबके साथ में कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड है जिनके साथ में एडवर्ब काम करता है, चलिए उसे समझते हैं। अब सबसे पहले आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सर ये वर्ब के साथ में काम कर रहे होते हैं। अब कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें से वर्ब हो, यानी कि ही इज रनिंग, वो दौड़ रहे हैं। इस जगह पे ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे मेन वर्ब है। ओके, जब इस चीज़ को आगे कर रहे होते हैं तो कैसे कंसिडर किए जा रहे होते हैं? मैं थोड़ी सी इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एडवर्ब की यूज हो सके। ये सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। पर जब इस चीज़ के साथ में एडवर्ब लगाएंगे तो वो कैसे होंगे? ठीक है, अब ये तो हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये हमारा मेन वर्ब और ये स्लोली है। सेंटेंस का मीनिंग क्या चेंज होता है, और ये जो स्लोली आया है वो किसके लिए आया या है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं। तो ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहे हैं, ही इज़ रनिंग स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्लोली है ये किसके बारे में बता रहा है? ये स्लोली हमें रनिंग के बारे में बता रहा है कि दौड़ने की जो प्रक्रिया है, दौड़ने की जो गति है वो कैसी है? स्लो है। यानी कि जो वर्ड एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे तो हम लोग एडजेक्टिव कह रहे होते हैं, पर एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे उसे हम लोग एडवर्ब कंसिडर कर रहे होते हैं। बाकी बात एक और चीज़ को याद रख सकते हैं आप कि जो वर्ड ज़्यादातर ly से एंड होते हैं उसे हम लोग क्या मानते हैं? एडवर्ब कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस जगह पे ये जो हमारे पास स्लोली आए वो क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। उसके पहले जो आने वाला वर्ब है वो वर्ब, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। चलिए, ये आपका पॉइंट कवर हुआ। अब हमारा पॉइंट कवर होता है एडवर्ब के साथ में कैसे काम कर रहा होता है। एडवर्ब इन द सेंस कि अनदर एडवर्ब के साथ में एडवर्ब कैसे काम कर रहा होता है। ये सेंटेंस में देखिए आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है, इसी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ही इज रनिंग वेरी स्लोली। ओके, अब ये तो सब्जेक्ट था, ये तो हमें पता था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पता है, ये हमारा वर्ब है, ये भी पता है, और सर ये दौड़ने का काम धीरे धीरे कर रहा था ना, अभी ऊपर में देखे थे, जिस कारण से ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। यहाँ तक तो पता, लेकिन अब थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस का मीनिंग था कि सर वह दौड़ रहा है, दूसरे सेंटेंस में सर वह धीरे दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ने के काम धीरे कर रहा है, और तीसरे सेंटेंस में क्या हो रही है कि ही इज़ रनिंग वेरी स्लोली, वह दौड़ तो रहा है सर लेकिन स्लो दौड़ रहा है, और स्लो दौड़ने के साथ में वो बहुत स्लो दौड़ रहा है। यानी कि ये जो बहुत आया है ये स्लो को थोड़ा सा इम्फसाइज कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। यानी कि इस जगह पे ये भी किसकी काम करेगा? एज एन एडवर्ब काम करेगा और स्लोली के लिए करेगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि सर एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, वो तो ठीक है, पर इस जगह पे दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले वर्ड को एडवर्ब कह रहे होते हैं। कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं। अब हम लोग के पास आता है एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द नेचर जो हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट तो हमारा नाउन है। इस जगह पे जो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल कौन है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो नाउन है वो सुंदर दिख रहा है हमें, जिस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। पर ये जो वेरी लगा हुआ है, जो वेरी किस चीज़ में काम कर रहा है, देखिएगा किसके बारे में बता रहा है। ये जो वेरी है ये सुंदरता के बारे में बता रहा है कि बहुत सुंदर है, यानी कि इस जगह पे ये जो वेरी क्वालिफाई किसे कर रहा है, ब्यूटी को कर रहा है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता को कर रहा है, और सुंदरता की क्वालिफिकेशन बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव ना कह करके हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाए, वर्ब की क्वालिटी को एम्फसाइज करे, वर्ब के मीनिंग को थोड़ा सा बदले, एक एडवर्ब के मीनिंग में थोड़ी सी अलग मीनिंग ऐड करे, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, उसे हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं। यहाँ तक के माध्यम से इससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, वर्ब कवर किया, एडवर्ब कवर किया और एडजेक्टिव कवर किया। उससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है, प्रीपोजिशन को देखते हैं कैसे कवर कर रहे होते वो। अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था कि सर आई प्लेस्ड माई फोन डैश द टेबल। इस जगह पे हम लोग एक कंजक्शन को यूज, प्रीपोजिशन को यूज़ किया था। वो प्रीपोजिशन क्या थे, हमारे ऑन थे, जिससे फ़ोन का लोकेशन पता चल रहा था कि फ़ोन किस जगह पे रखी हुई है। इससे जब आगे मूव ऑन करते हैं, सर इसमें तो हमें कहीं एडवर्ब देखने को मिलने वाला नहीं है। आई यानी कि सब्जेक्ट है, प्लेस्ड यानी कि मैंने काम किया यानी कि वर्ब, माई फोन यानी कि ये तो नाउन हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द टेबल ये भी कोई ना कोई नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑन तो हमारा प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि इस जगह पे हमें एडवर्ब देखने को मिला नहीं है। तो फिर हमने एडवर्ब इसके हेडिंग में दिया क्यों है, चलिए इस सेंटेंस को भी अच्छे से समझते हैं, क्वालिफाई करवाते हैं एडवर्ब लगा करके। अगर हो जाते हैं तो समझ में आते हैं। फिर आई प्लेस्ड माई फोन जस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, अब जस्ट ऑन द टेबल के बाद इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के डाटा हमारे क्लियर थे, यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक के भी डाटा हमारे पास क्लियर थे कि सर ये ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई नाउन है, ये भी कोई नाउन है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ऑन जो हमारा वो प्रीपोजिशन है, यानी कि इन दोनों के बीच की रिलेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों वर्ड के बीच में रिलेशन को जोड़ रहा है, ठीक है, कि कहाँ रखे गए, इनकी लोकेशन बता रहा है फ़ोन का। पर ये प्रीपोजिशन के पहले जिस जगह पे सिर्फ प्रीपोजिशन लगा था उसकी अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जिस जगह पे प्रीपोजिशन के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड जस्ट लगा है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब होते कैसे उस चीज़ को देखते हैं। आई प्लेस्ड द फोन ऑन द टेबल, यानी कि मैंने जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर में रखा। बहुत साधारण सी चीज़ थी कि मैंने जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर में रखा, यानी कि फ़ोन की लोकेशन क्लियर हुई। पर दूसरे सेंटेंस में क्या क्लियर हो रहा है कि आई प्लेस्ड माई फोन जस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, इसमें से एम्फसाइजिंग की जा रही है, थोड़ी सी प्रेशराइज डाला जा रहा है थोड़ा सा ऑन के ऊपर में, कि मैंने फ़ोन को रखा कहाँ, कि मैंने फ़ोन को रखा कहाँ। इस जगह पे मैंने फ़ोन को टेबल के ऊपर में रखा, इस जगह पे मैंने फ़ोन को टेबल के ऊपर में रखा, पर कितने ऊपर में रखा ये चीज़ को ये क्लियर कर रहा है, यानी कि जस्ट ऑन द टेबल, बस ठीक टेबल के ऊपर में रखा, उसके बीच में कोई कपड़े नहीं आ रहे, कोई किताब नहीं आ रहे, मैंने टेबल के जस्ट ऊपर में अपने फ़ोन को रखा है। यानी कि ये जो ऑन है ये हमारा तो प्रीपोजिशन था, और ये जो ठीक ऊपर है यानी कि ये जो वर्ड आता है ये ऑन को एम्फसाइज कर रहा है, और ऑन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले या तो प्रीपोजिशन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं। सेम उसी प्रकार से ये कंजक्शन के साथ में भी काम करता है। अब कंजक्शन को तो हम लोग देख लिए थे कि सर जो दो फ्रेज को आपस में जोड़े उसे तो प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं, पर जो तो क्लाउज को आपस में जोड़े उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंजक्शन कह रहे होते हैं। अब कंजक्शन को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें दो क्लाउज लेने पड़ेंगे, दोनों क्लाउज के बीच में कंजक्शन को लगाना पड़ेगा, और शायद उसमें भी एडवर्ब लगा करके उसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं,
you fail to crack your exam because, ये जो because होगा हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। You had not worked hard। इस जगह पे सेंटेंस की मीनिंग को समझिएगा। यू फेल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में फेल्योर हो गए क्योंकि आपने कठिन मेहनत नहीं किया था। एक साधारण सा सेंटेंस है जिस जगह पे क्लाउज नंबर 1 हमारा ये हो जाता है कि आप एग्ज़ाम फेल कर जाते हो, और दूसरा क्लाउज हो जाता है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी, और ये जो क्यों की है वो हमारा कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, जब इसे आगे बढ़ करके देख रहे होते तो वो कैसे कंसीडर किए जा रहे हैं तो उन चीज़ों को समझते हैं। थोड़ी सी एडवर्ब लगा करके इसे एम्फसाइज करेंगे और देखते हैं क्या कि कंजक्शन के मीनिंग में कुछ एडवर्ब एक्स्ट्रा ऐड कर पाता है या नहीं कर पाता है। देखिए, अब दोनों सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो क्लाउज 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्लाउज 2 हो गया। ये जो वर्ड है ये हमारा कंजक्शन हो जाता है, सॉरी ये हमारे क्लाउज के अंतर्गत में नहीं आते। ये जो वर्ड है वो क्लाउज नहीं है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग था वो क्या था, यू फेल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम क्रैक करने में फेल हो जाते हो क्योंकि आप कठिन मेहनत नहीं किए थे। दूसरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करने में फेल हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि आपने कठिन मेहनत नहीं किया था। तो ये जो सिर्फ है वो किसे एम्फसाइज कर रहा है, इसलिए कोई तो कर रहा है ना, तो जो कंजक्शन को एम्फसाइज करे उसे भी हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि सर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को तो एम्फसाइज करता ही है, एडवर्ब को एम्फसाइज करता है, प्रीपोजिशन को करता है, कंजक्शन को करता है, एडजेक्टिव को करता है। चलिए देखते हैं नाउन और प्रोनाउन को भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक साधारण सी एग्जाम्पल है जिस चीज़ को मैं ज़्यादातर लिया करता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। वो एग्जाम्पल क्या है कि आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। साधारण सा एग्जाम्पल है, आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसे सबसे पहले हम लोग एक छोटी छोटी से पार्ट में तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ में ये है क्या, एक प्रोनाउन है। कैन हमारे पास में एक मॉडल है, ठीक है। टीच हमारे पास में एक वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। यू यानी कि आपको यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी हमारे ऑब्जेक्ट ही होंगे, लेकिन इस जगह पे ये क्या कहलाएंगे, हमारे नाउन कहलाएंगे। इतना तो कंफर्म हुआ कि सर इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है। अब एक सिंगल वर्ड को लेते हैं, वो वर्ड हमारे पास क्या है, ओनली है। और ओनली के माध्यम से इस चीज़ को एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग देने की, स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कि वाकई में एडवर्ब एक सेंटेंस में आने से पूरी की पूरी सेंटेंस की मीनिंग बदल सकता है। एक नाउन के पहले आकर के नाउन को एम्फसाइज कर सकता है, प्रोनाउन के पहले आकर के प्रोनाउन को एम्फसाइज कर सकता है, वर्ब के पहले आकर के वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है या नहीं करता। मैं करूँगा क्या कि ये ओनली वर्ड को बस एक जगह पे रखूँगा और उसे धीरे धीरे स्लाइड करके अलग अलग सेंटेंसेस में उसे लास्ट तक लेकर के जाता हूँ, और सेंटेंसेस की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस हमारे पास हो गया कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, ओनली आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस था कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, साधारण सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस था, इसमें से पॉजिटिव मीनिंग बात की जा रही थी, जनरल सेंटेंस था। अब मैंने बताया कि एडवर्ब जिसके पहले आता है या तो जिसके बाद में जस्ट आ रहा होता है उसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहा होता है। इस जगह पे देखिए ये आई जो है सॉरी जस्ट इसके पहले हमने ओनली को यूज़ किया है,
और ओनली जब आया इसके पहले तो इम्फसाइज भी इसे ही कर रहा होगा। अब जब समझने की कोशिश करते हैं इनकी मीनिंग को निकालिएगा तो देखिए सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है। आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज मतलब मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, पर जैसे हमने ओनली का यूज़ किया, ओनली आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ जो मैं हूँ, यानी कि ये जो पर्सन है इसके बारे में, कि सिर्फ यही पर्सन आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता है। यानी कि इस प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए मैंने एक वर्ड को यूज़ किया, और जो वर्ड को यूज़ किया एम्फसाइज करने के लिए, थोड़ी सी उसमें से एम्फसाइजिंग डालने के लिए, थोड़ी सी प्रेशर डालने के लिए, थोड़ा सा मीनिंग ऐड करने के लिए, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ना कहला करके एडवर्ब कहला रहा होता है। अब समझिएगा आसान चीज़ किस तरह आपने बताया था कि एक एडजेक्टिव और एक एक नाउन और एक प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एडजेक्टिव कह रहे होते थे। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को विशेषण कह रहे होते हैं आसानी से। पर इस जगह पे आपने प्रोनाउन के पहले जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है उसे आपने क्या बता दिया, एडवर्ब बता दिया। हाँ, अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे तो हम लोग विशेषण जरूर कहेंगे, उसे एडजेक्टिव जरूर कहेंगे। पर ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, उसे थोड़ी सी एम्फसाइज करने की कोशिश करे, उस जगह पे उस चीज़ को हम लोग एडजेक्टिव ना कह करके एडवर्ब कह रहे होंगे। ठीक है, तो दो सेंटेंस हमारे पास में है। पहला सेंटेंस हुआ कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, दूसरा सेंटेंस हुआ कि सिर्फ मैं ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। तीसरा सेंटेंस लेते हैं और इसे स्लाइड करके आगे बढ़ाते हैं। कैन को तो क्वालिफाई नहीं कर सकता मॉडल को। ओके, आगे इंग्लिश लैंग्वेज। आई कैन ओनली टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये जो शख्स है ये कर सकता है, क्या कर सकता है, पढ़ाने का काम कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ओनली लगा हुआ है टीच के पहले, यानी कि इस वर्ब के पहले लगा हुआ है। इसे अगर एम्फसाइज करेगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ पढ़ा सकता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज, पढ़ाने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जिस भी वर्ड के पहले एडवर्ब लगता है सिर्फ उसी वर्ड को एम्फसाइज करता है, पूरी को अभी नहीं कर रहा है। पहले सेंटेंस में था कि प्रोनाउन के पहले लगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ। दूसरी जगह पे कि मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। थर्ड में जाते हैं, फोर्थ के अनुसार से। सॉरी, इस जगह पे हम देखते हैं कि मैंने स्लाइड करना शुरू किया धीरे धीरे। फर्स्ट में मैंने ओनली को फर्स्ट में रखा, फिर से थोड़ी सी उसके अगले वाले वर्ड के पास रखा, फिर से उससे आगे बढ़ा रहे और आखिरी में आखिरी के पास लेकर के जाएंगे। पहला ने एक प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, दूसरे जगह पे एक वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, और तीसरे में देखते हैं एक फिर से प्रोनाउन के पहले आ गया है ये ओनली, और इस जगह पे जो ओनली यू को एम्फसाइज कर रहा होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई कैन टीच ओनली यू, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, सबको नहीं पढ़ा सकता हूँ। इस जगह पे जो यू है इसे एम्फसाइज करने के लिए ओनली आया है, तो ओनली इस जगह पे भी एडवर्ब का काम करेगा, पर किसके लिए एडवर्ब काम कर रहा है, एक प्रोनाउन के लिए कर रहा है। ठीक है, फिर से ओनली को स्लाइड करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बस स्लाइडिंग थोड़ी सी साइड करते जा रहा हूँ, सेंटेंसेस की मीनिंग बार बार बदलते चली जा रही। आई कैन टीच यू ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इस जगह पे जो ओनली लगा हुआ वो किसके पहले लगा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास क्या है, एक नाउन है, यानी कि यहाँ जो मॉडिफिकेशन होगी, जो चेंजिंग होंगे वो किनके मीनिंग में होने वाले, नाउन के ऊपर। प्रेशराइज जो होगा, एम्फसाइज जो होगा वो किसके ऊपर होंगे, एक नाउन के ऊपर में। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, आई कैन टीच यू, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। चारों सेंटेंस, पांचों सेंटेंस की मीनिंग को एक साथ में देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हर जगह पे सिर्फ आएंगे और सिर्फ के बाद आने वाले वर्ड के ऊपर में थोड़ी सी एम्फसाइजिंग दी जा रही होगी, जिस चीज़ को समझनी जरूरी है। पहला सेंटेंस है साधारण सा सेंटेंस कि आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। दूसरे सेंटेंस में ओनली एक प्रोनाउन के पहले लगा और प्रोनाउन था आई। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि सिर्फ मैं ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। तीसरे सेंटेंस में हमने क्या किया, ओनली को एक वर्ब के पहले लगवाया और उससे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाता है,
आई कैन ओनली टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैं सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उससे आगे वाले सेंटेंस में फिर से मैंने ओनली को एक प्रोनाउन के पहले लगाया और प्रोनाउन को एम्फसाइज करवाया। उसका मतलब क्या होता है कि आई कैन टीच ओनली यू इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस में ऐसे डाटा आ रहे हैं कि मैं पढ़ा तो सकता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन सिर्फ आपको, किसी और को नहीं। उससे आगे जब मूव ऑन कर रहे हो तो क्या होते हैं, फिर से मैंने जो एड ओनली है उस वर्ड को एक नाउन के पहले लगाया और नाउन को एम्फसाइज करवा करके दिखाता हूँ कि आई कैन टीच यू ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाता है कि मैं पढ़ा तो सकता हूँ आपको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो इस चीज़ से हमें यह समझ में आया ना कि सर एक एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता। एडवर्ब एक इकलौता ऐसा वर्ड है जो अगर पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदलना चाहे तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करके रख देता है, जिस भी जगह पे जाता है मीनिंग को बदल करके रखता है। एक नाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, एक प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, वर्ब में तो करता ही है, एक दूसरे एडवर्ब में भी ऐड करता है, एक प्रीपोजिशन में भी करता है, एक कंजक्शन में करता है, सिवाय एक इंटरजेक्शन के। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मीनिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर ही रहा होता है। चलिए अब नाउन को देखते हैं एक एक करके, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करते चलेंगे। आज पहला नाउन है, फिर कल प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे। नाउन नाउन क्या होते हैं, मैंने जैसे कि आपको क्लियर कर दिया कि वो सारे वर्ड जो किसी भी चीज़ के नाम हो उसे हम लोग नाउन कह रहे होते हैं। जो भी चीज़ का कहीं ना कहीं कोई नाम रहा होगा, जो भी चीज़ को बुलाने के लिए देख करके हमारे माइंड में आती कि ये वो चीज़ है जिसकी नाम है। जैसे कि हमारे अभी सामने आते क्या आते हैं, रूम है, टेबल है, कुर्सी है, फ़ोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कुछ भी है, कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड है, ये सारी चीज़ों के नाम है कुछ ना कुछ, यानी कि ये सारे के सारे नाउन है। जिस भी चीज़ का इस दुनिया में नाम है वो नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ जिसका नाम हो वो नाउन है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जो वर्ड नाम बताता हो वो नाउन है। और या तो वो चीज़ें जो हम लोगों ने बचपन से रट करके रखा है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी आदमी का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, कोई फीलिंग यानी कि जो फीलिंग और आइडिया जो हम सोच रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों का भी अगर नाम हो तो वो सारी चीज़ें क्या कहला रही होंगी, नाउन कहला रही होंगी। चलिए इससे आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये जो सिद्धांत है ये क्या है, एक नाम है, किसी शख्स का नाम है, यानी कि ये नाउन हो जाएगा। टॉमी किसी एनिमल का नाम है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। छत्रबाद किसी प्लेस का नाम है, ये भी हमारे नाउन हो जाएंगे। लैपटॉप किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, ये भी हमारा एक नाउन हो जाएगा। लव किसी फीलिंग का नाम है, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। फ्रेटर्निटी ये जो है भाईचारा है, एक आइडिया का नाम है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी कि दुनिया में तमाम चीज़ें जिस चीज़ की कोई ना कोई नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सर नाम तो बहुत प्रकार के होते हैं, कई बार एक ही इंसान के 3 नाम हो रहे होते हैं, 4 नाम हो रहे होते हैं। जब वो दोस्तों के बीच में हो तो किसी का दोस्त बन जाता है, जब रिश्तेदारों के बीच में हो तो रिश्तेदार बन जा रहा होता है, अपने अगर एक ग्रुप में हो तो क्लास में स्टूडेंट बन जा रहा होता है, कहीं और चला जाए तो लड़का बन जा रहा होता है, उसी लड़के का नाम कभी राजेश हो जा रहा होता है, बाबू जी उसे कुछ और कह करके बिट्टू बुला रहे होते हैं। यानी कि नाम हमारे पास अलग अलग है। एक ही शख्स का सर अलग अलग प्रकार से नाम है, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से बोला जा रहा है, तो कौन से नाम को कौन सा नाउन कहेंगे ये जानना जरूरी है। तो नाउन को पहले देखते हैं टाइप्स उसके कितने हैं। चलिए नाउन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर का मतलब तो समझ में आता है कि जब भी हम कोई चीज़ को प्रॉपर बोल रहे हैं यानी कि वो चीज़ सही से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, एक सही सिस्टमेटिक वेटर में होना चाहिए। कहीं भी जाने से पहले तैयार होने के लिए बोलता ना कि वी विल गेट रेडी प्रॉपरली, गेट योर वर्क डन प्रॉपरली, अपने काम को सही से करो, तैयार ढंग से हो लो, ये काम को अच्छे से करके दो। यानी कि प्रॉपर यानी कि सही तरीका, यानी कि साफ साफ सी बात है कि सर प्रॉपर नाउन है यानी कि वैसे नाम होंगे जो वाकई में नाम हो, कोई नाम हो ढंग से नाम हो। ऐसे नहीं कि मैं वो नाम लूँ तो पूरे मोहल्ले दौड़ करके आ जाए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो नाम लूँ तो एक पार्टिकुलर पर्सन है, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होगा जो किसी एक शख्स का नाम होगा, किसी खास इंसान का नाम होगा। ठीक है, फिर कॉमन नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन तो समझ में आ गया कि किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम होगा, किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम होगा, किसी पार्टिकुलर जगह का नाम होगा। जैसे कि सिद्धांत अगर मैं बोलूँ
तो कोई शख्स होगा जो आएगा। छत्रबाद बोलूँ मैं तो कोई जगह होगा, उस जगह की इंडिकेशन होगी। टॉमी बोलूँ तो टॉमी एक पार्टिकुलर एनिमल का नाम है। जैसे कि एनिमल को आप लोग डॉग भी बोल देते हो, काऊ भी बोल देते हो, गोट भी बोल देते हो। पर गॉड बोलूँ तो वो पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है, डॉग बोलूँ तो वो पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है, एनिमल बोलूँ तो पूरी की पूरी एनिमल प्रजाति का बोध हो जाता है। पर अगर मैं टॉमी बोलूँ तो शायद टॉमी किसी के पेट का नाम हो, तो वो पेट सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ बोध हो रहा है, यानी कि वो पेट अपने आप में कंसीडर कर रहा है कि टॉमी उसे ही बोला जा रहा है, यानी कि ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। HP, बहुत सारे लैपटॉप की कंपनियाँ होती हैं, उनमें से एक HP है, तो HP हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या देखते हैं, कॉमन यानी कि तो समझ में आता है ऐसी चीज़ें जो आम हो, साधारण सी चीज़ों, बहुत हाईटेक ना हो। जो हाईटेक हो गया वो प्रॉपर, उसके बाद जो आम आदमी आ गए वो कॉमन में आ जाएंगे। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो चीज़ है ना सर कि मैं बोलूँ तो उसे भी लगे कि वो भी है, वो भी है, वो भी है। जैसे कि वोटर लोग होते हैं, तो वोटर लोग कॉमन पर्सन होते हैं, सारे को वोटर ही बोला जा रहा होता है। मेल वोटर, फीमेल वोटर बोला जा रहा था। ऐसा नहीं बोला जा रहा था कि आप आकर के वोट दिया था VIP कोटा में आ गए, वो चीज़ें नहीं होती। कॉमन यानी कि एक साधारण सा आदमी, आम सा आदमी, यानी कि एक ऐसा नाम जो कॉमन हो, बहुत कॉमन हो। यानी कि लड़का बोलूँ तो ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, सारे के सारे लड़के हैं। गर्ल बोलूँ तो सारी लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट बोलूँ तो सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि पूरी तरीके से कॉमन है। क्लैरिफाई नहीं करता है उस चीज़ को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जब एक किसी भी पर्सन, यानी कि पर्सन के कॉमन नाउन, एनिमल के कॉमन नेम, प्लेस के कॉमन नेम, थिंग के कॉमन नेम को हम लोग कॉमन नाउन कह रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बॉय बोला, तो यहाँ बॉय का मतलब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, कोई भी बॉय हो सकता है। इस जगह मैंने विलेज बोला था, विलेज का मतलब सिर्फ छतरबाद नहीं है, कोई भी गांव हो सकता है। डॉग मैंने बोला तो डॉग का मतलब टॉमी नहीं है, कोई भी डॉग हो सकते हैं। उसी प्रकार से आगे जब मूव ऑन कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। और शायद कलेक्टिव वर्ड देख करके हमें ये समझ में आ जाता है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। और जब एक प्रकार की चीज़ों को एक साथ में इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसकी एक अलग नाम दी जा रही होती है, ठीक है। और उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेन को एक साथ में इकट्ठा करें तो क्या होते हैं, बंडल ऑफ पेन हो जाते हैं। बहुत सारी किताबों को एक साथ में इकट्ठा करें तो क्या होते हैं, बंडल ऑफ बुक्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अगर एक साथ में जमा हो जाए तो उसे क्राउड कह रहे होते हैं। बहुत सारे पंछियाँ अगर एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट कह रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंगूर एक साथ में हो जाए तो बंच कहते हैं। बहुत सारी चाबियाँ एक साथ हो जाए तो बंच कह रहे होते हैं। बहुत सारे अगर सोल्जर एक साथ में इकट्ठा हो जाए तो उसे आर्मी कह रहे होते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज नॉन एज कलेक्टिव नाउन। क्राउड देखिए, क्राउड यानी कि इंसानों का भीड़, जिस जगह पे बहुत सारे इंसान हो। हर्ड यानी कि चरने वाले जो जानवर होते हैं उनकी भीड़। बंच यानी कि या तो चाबी का गुच्छा, या तो फूल का गुच्छा, या तो अंगूर का गुच्छा। ग्रुप यानी कि किसी भी चीज़ का समूह। आगे मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल तो समझ में आता हो ना, ज़्यादातर हम लोग घर में यूज़ करते हैं कि सर ये मटेरियल खरीदना है, वो मटेरियल खरीदना है, ऐसे करना है, वैसे खरीदना है। यानी कि मटेरियल यानी कि सामग्री, ठीक है। और सामग्री को ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, गिन करके नहीं खरीदते, माप या तौल करके खरीदते हैं। तो साधारण सी उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि वैसी चीज़ें जिन चीज़ों को ज़्यादातर केसेस में या तो हम लोग माप लेते हैं या तो तौल लेते हैं। यानी कि किसी कंटेनर के माध्यम से ले लेंगे या तो किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करके उसे हम लोग माप रहे होते हैं। जैसे कि पानी जब खरीदने जाते हो तो उसे कभी एक पानी क्या करके नहीं मांगा जाता है, अ बोतल ऑफ, अ लीटर ऑफ वाटर मांगा जा रहा था। आयरन, लोहे जो खरीदने के लिए जाते हैं, लोहा खरीदने यानी कि कोई स्टील की रॉड खरीदने चले जाओ, कोई सामान खरीदने जाओ तो उसे किलो के रेट से खरीदा जाता है। स्टील को उसी प्रकार से खरीदते हैं, सॉल्ट को उसी प्रकार से खरीदते हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों को खरीदने के लिए हमें वेट करना पड़ता है या तो उसे मापना पड़ता है, वो चीज़ को हम लोग मटेरियल नाउन कह रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ें तो अनकाउंटेबल हो जाएंगी क्योंकि इस चीज़ को हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वो चीज़ें जिन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिन चीज़ों को सिर्फ हम लोग फील करते हैं, कभी देखे नहीं उन चीज़ों को लेकिन उसका नाम जानते हैं, कभी उसे छुए भी नहीं है फिर भी उसका नाम जानते हैं। जैसे कि नफ़रत जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मोहब्बत ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो रहे होते हैं पर इनको हमने कभी देखा नहीं। मैंने बुढ़ा लोग को देखा, जवान लोग को देखा, ठीक है, पर मैंने बुढ़ापा कभी नहीं देखा, मैंने जवानी कभी नहीं देखी है। तो ये जो जवानी है, ये जो बुढ़ापे हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो लव है यानी कि मोहब्बत, मोहब्बत को कोई देखा नहीं, बस महसूस कर रहा हो तो वो हमारी फीलिंग है। जो नफरत है वो भी हमारी फीलिंग है। यानी कि ये सारे वर्ड क्या कहला रहे होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला रहे होते हैं। जिन चीज़ों को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसका कोई ना कोई नाम हो, वैसे नाउन हमारे क्या कहला रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला रहे होते हैं। जैसे कि एंगर, आपका गुस्सा। हाँ बेशक आपके घर वाले बोल देते हैं कि मैंने आपका गुस्सा देखा है, पर उन्होंने आपको देखा है जब आप लाल थे, उन्होंने आपका गुस्सा नहीं देखा।
हैटर्डनेस यानी कि आपकी नफरत को भी कोई नहीं देखता, आपकी नफरत करने की जरिया को देख रहा होता है। सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हो वो चीज़ को कोई देख सकता है, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी को कोई देख नहीं सकता। चलिए क्लास को अंत तक लेकर के जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नाउन को समझ लेते हैं। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सर नाउन हमारे पास जो आए वो तो टाइप्स में थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी खास आदमी का नाम प्रॉपर नाउन, आम आदमी का नाम कॉमन नाउन, ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन, जिस चीज़ को माप करके तौल करके खरीदते हैं वो कलेक्टिव नाउन, और जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पढ़ने से नाउन खत्म हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउन एक बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप नाउन को समझते हैं तो सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे, प्रोनाउन को समझते हैं तो सब्जेक्ट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं नाउन, और बहुत डिटेल में समझते हैं। नाउन 3 पार्टों में बांटा गया है, और तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे तब जाकर के हमारी नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हमारा नंबर है, दूसरा पार्ट हमारे पास जेंडर है, और तीसरा पार्ट हमारे पास केस है। अब नंबर क्या होते हैं ये जानते हो ना सर, आपके माइंड में तुरंत आया होगा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा सर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, यानी कि वो चीज़ों को हम गिन भी सकते हैं और नहीं गिन सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो भी कोई नाउन होगा, और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो भी कोई नाउन जरूर होगा। यानी कि अगर कोई चीज़ को नहीं गिना जा रहा है, जैसे कि मटेरियल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो वो सारे नाउन हमारे अनकाउंटेबल आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर नाउन थे, कॉमन नाउन थे, कलेक्टिव नाउन थे, इन चीज़ों को तो गिन सकते हैं, लोग को खड़ा करके गिन सकते हैं। हमारे पास कॉमन नाउन जो थे, किसी एनिमल, किसी सिटी, किसी प्लेस को जाकर के आसानी से गिन सकते हैं। आगे प्रॉपर नाउन यानी किसी खास इंसान का नाम है तो उसे तो आसानी से गिन ही सकते हैं, यानी कि कोई काउंटेबल भी होगा, कोई अनकाउंटेबल होगा। पर ये जो चीज़ें हैं वो कैसे क्लियर होंगे? काउंटेबल अनकाउंटेबल तो क्लियर है। उससे आगे मैंने लिखा है सिंगुलर और प्लूरल। जब चीज़ों को आप गिन पा रहे हो, बहुत आसानी से गिने जा रहे हैं, और वो चीज़ अगर एक है तो उसे तो सिंगुलर बोलेंगे, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसे प्लूरल बोलेंगे। लेकिन सर बात ये आती है ना कि जब गिनना और ना गिनना वाली हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई थी, जिसे गिन लेंगे अगर एक है तो वो सिंगुलर, और ना गिन पाएंगे तो वो एक से ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल। पर आ करके इस जगह पे अटकते हैं जिस जगह पे जिन चीज़ों को हम नहीं गिन पा रहे हैं उसे क्या मानेंगे सर? उसके पहले ईज लगाएंगे या वर लगाएंगे, आर लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, या तो V1 लगाएंगे, V5 लगाएंगे। कन्फ्यूजन यहाँ है सर। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे छोटी सी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो है कि जब भी आपके सामने कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, यानी कि वैसी नाउन जिस चीज़ को हम लोग गिन ही नहीं सकते, उस चीज़ को हमेशा सिंगुलर मान करके उसके साथ में सिंगुलर भर भी लगा देंगे। वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमारा सही रहेगा। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हमें सिंगुलर मानना है, काउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर और प्लूरल हम लोग दोनों मान सकते हैं। जब गिनने के बाद अगर वो एक है तो वो सिंगुलर, और अगर गिनने के बाद वो एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल। उसके बाद आती है सर ये जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? ये कॉन्सेप्ट सबके लिए नया है, आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो जेंडर क्या होते हैं? नॉर्मल अगर सेंटेंस में समझना चाहते हैं तो जेंडर को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि सर हमारे एरिया में देखते हैं कि हम लोग 2 टाइप्स के लोग देखते हैं। एक ऐसे होते हैं जो मस्कुलिन होते हैं, एक फेमिनिन होते हैं। पर जैसे किताब कॉपी की बात आती है, सर इनकी जेंडर क्या, ये तो नहीं पता चलता। कौवे की जेंडर क्या होती है, ये तो नहीं पता चल रहे होते। पेड़ पौधे की जेंडर क्या होती है, ये तो नहीं पता चल रहे होते। यानी कि जिनकी जेंडर क्लियर हो उसे तो हम लोग मस्कुलिन फेमिनिन में बांट सकते हैं, लेकिन जिनकी जेंडर ना क्लियर होती है हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रहते हैं। मस्कुलिन यानी कि मेल होते हैं, और फेमिनिन यानी कि फीमेल होते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, ठीक है, किसी भी। अगर एनिमल में भी हो तो एनिमल में जो मेल होगा वो मस्कुलिन, फेमिनिन, फीमेल में, इंसान में भी वही चीज़ होंगे। अगर और भी चीज़ें जिसमें से जेंडर क्लियर हो सेम चीज़ होंगे। जो मेल प्रोडक्ट होगा यानी कि जो मेल होंगे वो मस्कुलिन, जो फीमेल होंगे वो फेमिनिन के अंदर में आएंगे। और जिनकी जेंडर ही नहीं क्लियर है, जैसे कि पत्थर, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन चीज़ों की जेंडर नहीं क्लियर है, यानी कि नाउन नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी तो नाम ही है ना। तो जब उनकी जेंडर नहीं क्लियर है तो उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंडर में रख रहे होते हैं। उससे आगे अब केस क्या होता है? केस वो थाने में लगने वाले केस तो है नहीं कि सर हमारे पास धारा 144 लग गया, 358 लगे, जो भी लग गए, अब जेल जाएंगे, फिर पनिशमेंट मिलेंगे, सज़ा मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ नहीं होने वाली। यहाँ जो केस है उससे हम लोग थोड़ी सी अच्छे से समझते हैं। केस हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या थे हमारे पास में? एक तो सर ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा पॉसेसिव केस है। शायद इसको हम लोग थोड़ी सी पहले देखे थे पीछे वाले क्लासेस में से। और ये जो सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस को जानते हैं। जब एक नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। जैसे कि
इस जगह पे ये जो राम है ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो इस जगह पे ये जो नाउन है, ये जो नाउन आया वो कौन से केस में आया, सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत में है। आगे अगर मैं देखूं इस जगह पे ये जो राम आया है ये तो सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये जो बॉय आया वो किस चीज़ में, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। उससे आगे जो आते हैं सॉरी पॉसेसिव केस, और शायद पॉसेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जहाँ हम लोग अधिकार दिखाने की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के अधिकार दिखाने, जैसे कि हम लोग ऑफ मतलब हैव फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, हैव, हैज और हैड का। सेम उसी प्रकार से यहाँ पॉसेशन दिखाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे होंगे, ऑफ का और एपोस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, अब एपोस्ट्रॉफी एस होते क्या है वो चीज़ को समझते हैं, ऑफ कहाँ लगेंगे ये चीज़ को समझते हैं। जिन जगहों पे लिविंग बींग्स होते हैं ना, ज़्यादातर केसेस में इंसानों के साथ में, अगर किसी इंसान का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं और एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। उसी जगह पे अगर कोई नॉन लिविंग बींग आ जाए तो उसे हम लोग ऑफ करके दर्शा रहे। तो जैसे कि आपका घर, उन लोगों का बगीचा, बेंच का पैर, कैमरे का स्टैंड, ठीक है, ये बोर्ड का मार्कर है ना, तो इसका ये है, उसका वो है, उसकी वो है, वो चीज़ें जो होती है, वो जो का है, पॉसेशन दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उस वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पॉसेसिव केस में मान रहे होते हैं। अब देखते हैं पॉसेशन कैसे दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि मैं बोलूं शिवम्स बैग, इसका मतलब क्या हुआ, शिवम का बैग है ना, इस जगह पे इनकी पॉसेशन दिखाई जा रही कि ये बैग किसका है, शिवम का है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को क्लियर करूं, मैंने बताया ना कि सर अगर कोई नाउन में मतलब मेन हुआ, ह्यूमन हुआ, उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। कोई अगर मेन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस दोनों यूज़ करते हैं, यानी कि ये तो ह्यूमन बीइंग है शिवम, है ना, ये ह्यूमन बीइंग है, और इनके साथ में अगर मैंने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है तो इस जगह पे ये सही है कि शिवम का बैग है। पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ मनीष कार, इसका मतलब क्या होता है, मनीष का कार हो जाएगा ना, पर ये जगह पे ये गलत है। ये दोनों नाम हैं, ठीक है, मैं नाइंसाफ़ी दोनों के साथ में नहीं कर रहा हूँ, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इनका बैग हो सकता है, इनका कार हो सकता है, ठीक है, खरीद सकते हैं कार, ये आप बैग भी खरीद सकते हो, आप भी कार खरीद सकते हो। पर सर इसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं तो गलत कैसे हो गया, इनके साथ में लगाए तो सही कैसे हो गया, ये समझना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड किसे कहते हैं, सांप को कभी देखे होंगे, सांप जब आवाज़ निकाल रहे होते तो कैसे निकाल रहे होते हैं, करके निकाल रहे होते हैं ना। जो भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में अगर लास्ट में कोई नाउन के प्रोनाउंसिएशन करने के लास्ट में अगर वो हिसिंग साउंड आती है तो उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लग करके सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, ठीक है, जैसे कि मनीष, अनीस, ठीक है, राजेश, आ रहे ना वो चीज़ें, तो उन चीज़ों के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो ये मनीष कार, इस जगह पे इसका मतलब हुआ मनीष की गाड़ी, इस जगह पे शिवम का बैग, ये दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब मैं बोलूँ कि ये बेंच का पैर, ये बेंच का पैर, तो क्या लगा सकते हैं इसमें से हम लोग एपोस्ट्रॉफी, बेंच से लेक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है ना वो ज़्यादातर ह्यूमन के साथ में यूज होता है और बेंच ह्यूमन हमारा नहीं है, तो इसके साथ में क्या लगेंगे, ऑफ का यूज़ होगा। नॉन लिविंग थिंग में ज़्यादातर में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में क्या लगेगा, लेग, या तो लेग से लगा लेते हैं, ऑफ बेंच,
यानी कि बेंच की पैर के लिए हमें वो जो ऑब्जेक्ट है उसे फर्स्ट में लाना पड़ता है और जिसका है उसे बाद में ले जाना पड़ता है और बीच में ऑफ का यूज़ करना होता है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग की अगर पोजीशन दिखाना हो तो ऑफ लगाएंगे, और अगर लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन बीइंग की अगर पोजीशन दिखाना हो तो एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहेंगे। बट डाटा इतना क्लियर रखना है कि जब हिसिंग साउंड अगर किसी वर्ड के लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में आ जाते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे होंगे। आई थिंक इज इट क्लियर? ठीक है। बाकी बात, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन आ रहे होते हैं, कंजक्शन आ रहे होते हैं, फीलर्स आ रहे होते हैं, इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, वर्ब की फीलिंग आ रही होती है, वन वर्ड, जिसमें से 4, 4, 8, 4 से 12, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और उन चीज़ की मैं डाटा आपको एज अ प्लेलिस्ट, एज अ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जाकर के इस चैनल पे चले जाइएगा, सर्च कर करके, सब्सक्राइब करके, आप कम्युनिटी पोस्ट में जैसे ही जाओगे आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको सुटेबल प्रीपोजिशन सेलेक्ट करने के मौके मिलेंगे, कंजक्शन सेलेक्ट करने के मौके मिलेंगे। इन फ्यूचर आप उसमें मैं टेंस ऐड करूँगा, वॉइस ऐड करूँगा, ताकि आप एग्जाम तक मिनिमम 350-400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपके डाटा पूरी तरीके से क्लियर रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत हो गया भाई।